क्या आपने कभी वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखा है? एक ऐसी अजीब बात नोटिस की है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये देखिए मलेशिया, एक हिस्सा यहाँ और दूसरा हिस्सा 600 किलोमीटर समुंदर पार बोर्नियो आइलैंड पर। ये एक देश है जो दो टुकड़ों में है। या फिर पनामा को देखिए, ऐसा लगता है कि किसी ने इस देश को बीचों बीच दो भाग में काट दिया है। ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके नक्शों में अजीब सी दरार है, जो एक नहीं बल्कि दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में बटे हुए हैं। लेकिन क्यों? इसके पीछे का कारण सिर्फ जियोग्राफी नहीं है। इसके पीछे छिपी है इतिहास की सबसे गहरी और ख़तरनाक कहानियाँ जंग की, लालच की और ऐसी सुपर पावर पॉलिटिक्स की जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानियाँ आपको हैरान कर देंगी और शायद थोड़ा डरा भी देंगे, क्योंकि ये बिखरे हुए देश हमें बताते हैं कि बॉर्डर्स, जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानते हैं, वो असल में रेत पर खींची गई हैं। और आज हम इन्हीं लकीरों के पीछे का सच जानेंगे। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कुछ यूरोपियन ताकतों का गुलाम था। कोलोनिज्म ये एक ऐसा शब्द है जिसने देश जोड़े कम और तोड़े ज़्यादा हैं, और इसका सबसे खतरनाक उदाहरण हमारे पड़ोस में ही मिलता है। 1947 जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा तो उसे दो भागों में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन यह बंटवारा अजीब था। पाकिस्तान के दो हिस्से बने, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। इन दोनों के बीच में था 1600 किलोमीटर का उनका दुश्मन देश इंडिया। इमेजिन कीजिए, एक ही देश, लेकिन उसके दो हिस्सों के लोगों की भाषा अलग, कल्चर अलग, पहनावा अलग। वेस्ट में उर्दू और पंजाबी, ईस्ट में बंगाली। सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, मजहब। और इसी मजहब के नाम पर यह अजीब सा देश बनाया गया था। ये एक्सपेरिमेंट फेल होना ही था। वेस्ट पाकिस्तान ने हमेशा ईस्ट पाकिस्तान को दबाया, उनकी भाषा को, उनके कल्चर को नीचा दिखाया। नतीजा, एक भयानक गृह युद्ध, लाखों लोगों की मौत और 1971 में एक नए देश का जन्म, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये एक सबक था कि सिर्फ मजहब के नाम पर जियोग्राफी और कल्चर को नज़रअंदाज करके बनाए गए देश जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन हर स्प्लिट का अंजाम इतना खूनी नहीं होता। अब मलेशिया की बात करते हैं। पेनिनसुलर मलेशिया और ईस्ट मलेशिया, जो बोर्नियो आइलैंड पर है, इन दोनों को साउथ चाइना सी अलग करती है। इसकी वजह भी ब्रिटिश कॉलोनिज्म ही है। ब्रिटिशर्स मलेशिया, जो आज पेनिनसुलर मलेशिया है, और बोर्नियो के कुछ हिस्सों पर राज करते थे। जब आज़ादी की बात आई तो अलग अलग टेरिटरीज को जोड़कर एक फेडरेशन बनाने का फैसला किया गया। क्यों? एक बड़ा कारण था कम्युनिज्म का डर। लीडर्स को लगा एक बड़ा यूनाइटेड देश कम्युनिज्म के प्रभाव से बेहतर लड़ सकता है। तो 1963 में फेडरेशन ऑफ मलेशिया बना। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, जियोग्राफिकल नहीं। ये एक ऐसी शादी थी जो सुविधा के लिए की गई थी, और इसीलिए मलेशिया आज भी एक यूनाइटेड कंट्री है। थोड़ा रुकते हैं। एक सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मैन मेड वाटरवे कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? स्वेज कैनाल? शायद। लेकिन एक और है जिसने एक देश को ही बीच से काट दिया। हम बात कर रहे हैं पनामा कैनाल की। अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने वाला 82 किलोमीटर लंबा ये कैनाल एक इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन ये एक जियोपॉलिटिकल क्राइम सीन भी है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में पनामा कोलंबिया का हिस्सा था। अमेरिका को अटलांटिक से पैसिफिक जाने के लिए एक शॉर्टकट चाहिए था, ताकि उसके ट्रेड और मिलिट्री शिप्स को पूरा साउथ अमेरिका घूम कर ना जाना पड़े। उन्होंने पनामा में कैनाल बनाने का प्लान बनाया, लेकिन कोलंबिया ने मना कर दिया। तो अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने पनामा के रेबल्स को भड़काया, उन्हें सपोर्ट किया और 1903 में पनामा को कोलंबिया से आज़ाद करवा दिया। और इस मदद के बदले में नए बने देश पनामा से एक ऐसी डील साइन करवाई गई जो इतिहास में सबसे वन साइडेड डील्स में से एक मानी जाती है। अमेरिका को कैनाल और उसके आसपास की 10 माइल चौड़ी जमीन का कंट्रोल हमेशा के लिए मिल गया। ये जमीन पनामा कैनाल जोन कहलाती थी। ये पनामा के अंदर एक छोटा सा अमेरिका था।
जहां अमेरिकन लॉ चलता था, अमेरिकन फ्लैग लहराता था। इसने पनामा को इफेक्टिवली 2 हिस्सों में बांट दिया। सोचिए, आपके देश के दिल में किसी और देश का कब्जा। ये टेंशन सालों तक चली। आखिरकार 1999 में अमेरिका ने कैनाल का कंट्रोल पनामा को वापस कर दिया। आज पनामा एक है, लेकिन वो दरार, वो जख्म इतिहास में हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। और सुपर पावर का यह गेम सिर्फ गर्मी में नहीं, बर्फ में भी खेली जाती है। मैप पर ऊपर देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट अलास्का, लेकिन यह अमेरिका से जुड़ा हुआ ही नहीं है। बीच में कनाडा आता है। ऐसा क्यों? 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रसिया से खरीदा था, सिर्फ $7.2 मिलियन में। उस वक्त लोग इसे सीवर्ड्स फॉली यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सीवर्ड की बेवकूफ़ी कह रहे थे। उन्हें लगा कि अमेरिका ने बर्फ का एक बेकार टुकड़ा खरीद लिया है, लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। अलास्का में तेल, गैस और गोल्ड के भंडार मिले और कोल्ड वॉर के दौरान ये रसिया पर नजर रखने के लिए एक अनमोल स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट बन गया। वो बर्फ का टुकड़ा अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट निकला। और रसिया, उन्होंने अलास्का बेचकर जो गलती की वो शायद उन्हें आज भी चुभती होगी, लेकिन उनके पास भी यूरोप में एक ऐसा ही स्ट्रेटेजिक पॉन है। ये है कलानिनग्राड, रसिया का एक छोटा सा हिस्सा जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच फंसा हुआ है, मेन रसिया से सैकड़ों किलोमीटर दूर। ये पहले जर्मनी का हिस्सा था, जिसका नाम कोनिसबर्ग था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन ने इस पर कब्जा कर लिया। जब सोवियत यूनियन टूटा और लिथुआनिया आज़ाद हो गया, तो कलानिनग्राड मेन रसिया से अलग हो गया। आज ये रसिया का एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है यूरोप के दिल में। यहाँ उनकी बाल्टिक फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है। यहाँ उन्होंने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स डिप्लॉय की हुई हैं। नाटो के लिए यह एक कांस्टेंट सरदर्द है।